इस टॉपिक में हम कंटिन्यूस वेरिएबल की ट्रांसफॉर्मेशन को देखेंगे विद द हेल्प ऑफ जैकोबियन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। पिछले टॉपिक में हमने कंटिन्यूस वेरिएबल की जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन की है, लेकिन वहाँ पे एक और तरीका था वो अप्लाई किया था। इसमें हम जैकोबियन का मेथड यूज़ करेंगे। जैकोबियन की मदद से हम ये ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करेंगे। एक्स हमारे पास एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है और उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स के बराबर है और इसकी जो सपोर्ट है वो एस एक्स है, यानी कि इसकी डोमेन एस एक्स के बराबर है। और हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, जबकि जी एक्स जो है वो 1-to-1 फंक्शन है और डिफरेंशिएबल फंक्शन है और उसकी सपोर्ट भी एस एक्स है। हमने यहाँ पे लिखा y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स और हम जानते हैं कि अगर हम g का इन्वर्स निकालें तो वो किसके बराबर होगा, जहाँ से ये g इन्वर्स y इज इक्वल टू x के बराबर होगा। क्योंकि हम इस क्वेश्चन में, इस थ्योरम में, इस टॉपिक में कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए। हमने जैकोबियन का फार्मूला डिराइव करना है। तो जैकोबियन का फार्मूला जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ जी इनवर्स वाई डी एक्स ओवर डी वाई। अब यहाँ पे अगर गौर करें तो जहाँ पे देखें ये ये रैंडम वेरिएबल y का डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ है, वो अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो हमें जो x का डेंसिटी फंक्शन है उसमें हमने g इनवर्स y की वैल्यू पुट करनी है और हमें डेरिवेटिव ऑफ x फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू y और इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है। दोबारा सुन लें। देखें यहाँ पे अगर हम रैंडम वेरिएबल y का डेंसिटी फंक्शन फाइंड करना चाहते हैं तो x के डेंसिटी फंक्शन में g इनवर्स y की वैल्यू पुट करेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमें जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन करनी होगी तो सबसे पहले तो हमने x के जो डेंसिटी फंक्शन में g इनवर्स y की वैल्यू पुट करनी है और फिर हमने x का डेरिवेटिव फाइंड करना है। ये जो इनवर्स के ज़रिए हम x की वैल्यू लाएंगे, ठीक है, जहाँ से जो x की वैल्यू आएगी हम उस वैल्यू का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे इससे। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो रैंडम वेरिएबल y की डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। और जो हमारे पास नया रैंडम वेरिएबल आया है, डेंसिटी फंक्शन आया है, उसकी जो सपोर्ट है वो y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स के बराबर होगी। x की जो वैल्यूज़ हम g में पुट करेंगे, जो वैल्यूज़ हमारे पास आती जाएंगी वो y की डोमेन होगी। इस स्लाइड में इस थ्योरम का प्रूफ दिया गया है और ये कहा गया है कि अगर g ऑफ एक्स 1-to-1 और कंटिन्यूस फंक्शन हो तो ये या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्योंकि g ऑफ एक्स 1-to-1 भी है, एक कंडीशन तो जहाँ पे है 1-to-1 की और दूसरी कंडीशन है कंटिन्यूस की। तो इन दोनों कंडीशन की वजह से ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। या तो ये इंक्रीज कर रहा होगा ऐसे, या ये ऐसे डिक्रीज़ कर रहा होगा। और जहाँ पे जो इस ग्राफ की जो कर्व है इसमें ऐसा केस बिल्कुल भी नहीं आएगा कि इंक्रीजिंग के दौरान ये कांस्टेंट भी हो फिर इंक्रीज़ करे फिर कांस्टेंट हो, ऐसी बात नहीं होगी। तो जहाँ पे देखें ये ग्राफ दिया हुआ है और यहाँ पे बताया गया है कि दिस कैन बी रिगार्डेड एज अ केस ऑफ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड जी ऑफ एक्स। ग्राफ में अगर हम देखें फंक्शन को तो ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो आपको पता है ये ग्राफ देखें, यहाँ से 0.5 पे है, फिर 1 पे है, 1.5 पे है, तो इसकी वैल्यू जो है वाई एक्सिस पे देखें तो ये इंक्रीज़ कर रही है।
तो अगर ऐसा केस आ जाए कि कर्व हमारी ऊपर की तरफ मूव करे, तो वो फंक्शन जो होता है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। देखें दरमियान में कोई भी कांस्टेंट नहीं आया, ऐसे कोई थ्रू आउट जो कर्व है इसमें ऐसे कांस्टेंट कोई नहीं आया, जंप नहीं आया, तो इसलिए ये क्या है, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। और जहाँ पे ये बात बताई गई है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन जब होता है, तो उस केस में जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जो वेरिएबल होते हैं उनके दरमियान डायरेक्ट रिलेशन होता है। देखें, ये 0.5 था, इसकी वैल्यू 0 के करीब थी। 1 पे इसकी वैल्यू 1 होगी, 1.5 पे इसकी वैल्यू 2 होगी, 2 पे इसकी वैल्यू 3 होगी। देखें, एक्स एक्सिस पे जो वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो रही हैं, साथ वाई एक्सिस पे भी वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो रही हैं। एक्स में तब्दीली आ रही है, एक्स इंक्रीज़ होने से वाई एक्सिस भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये जो रिलेशन होता है, ये डायरेक्ट रिलेशन होता है। दूसरे केस में हमारे पास फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन का जो ग्राफ है वो यहाँ पे दिखाया गया है। देखें, कर्व नीचे आ रही है, तो एक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं और वाई एक्सिस पे जो वैल्यूज़ हैं वो कम हो रही हैं। 0.5 पे वैल्यू 2 है, 1 पे वैल्यू 1.7 आई थिंक है, 1.5 पे वैल्यू 1.5 है, 2 पे वैल्यू 1.4 है आई थिंक, और 2.5 पे वैल्यू जो है वो 1 है। देखें, हर पॉइंट पे जो एक्स एक्सिस इंक्रीज़ कर रहा है, इसके लिहाज से वाई एक्सिस पे जो वैल्यूज़ है वो डिक्रीज़ हो रही हैं। तो अगर हमारे पास जो है वो एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ जो हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं और जो वाई एक्सिस पे हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो डिक्रीज़ हो रही हैं, तो एक्स और वाई दोनों रैंडम वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशन होगा वो इन्वर्स रिलेशन होगा, और यहाँ पे यही बात बताई गई है। तो फंक्शन भी देख लें, हमारे पास एक फंक्शन जहाँ पे दिया हुआ है। देखें, जी ऑफ एक्स अगर ये हमारे पास 1/x के बराबर है, तो ये जी ऑफ एक्स और एक्स के दरमियान इन्वर्स रिलेशन है। तो हम केस 1 स्टडी करते हैं, जिसमें हमने ये कहा था कि जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, और हम सपोज़ करते हैं कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, जहाँ पे ये लिखा हुआ है पहली लाइन में। अब हम y का CDF फाइंड करना चाहते हैं, तो आप जानते हैं कि जो y का CDF होता है उसका फॉर्मूला किसके बराबर होता है, f ऑफ y इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल y इज़ लेस देन y। तो ये हम पिछले टॉपिक्स में बड़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं कि CDF का फार्मूला किसके बराबर होता है। तो अब देखें, यहाँ पे y है, कैपिटल Y है। आप जानते हैं कि ये जो y है वो किसके बराबर होता है, जी ऑफ एक्स के बराबर होता है। तो अगले स्टेप में हमने y की जगह लिखा जी ऑफ एक्स, और अगर यहाँ से हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो ये जी इनवर्स y के बराबर आ जाएगी। और अगले स्टेप में हम यहाँ पे जो है ना लिखेंगे x इज़ लेस देन जी इनवर्स y। अगर हमारे पास ऐसा केस आ जाए जिसमें देखें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, y, यहाँ पे देखें आप यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है कि y इज़ लेस देन y। तो ये हमारे पास CDF बन जाता है कैपिटल Y का। और जो फंक्शन होता है यहाँ पे, वो कौन सा फंक्शन होता है, जो जहाँ पे वैल्यू होती है इसके बराबर होता है। तो अगर इस तरीके का केस आ जाए जहाँ पे भी, तो ये जो हमारे पास CDF बनेगा वो इस कैपिटल X का बनेगा, और जो जहाँ पे वैल्यू आएगी f ऑफ, देखें यहाँ पे f कैपिटल X है, और ब्रैकेट में जो वैल्यू आएगी वो ये वाली वैल्यू होगी। तो हमारे पास ये किसके बराबर आ गया, ये रैंडम वेरिएबल x के CDF के बराबर आ गया। इस स्लाइड में हम y का डेंसिटी फंक्शन निकालेंगे। आप जानते हैं कि अगर हम CDF का डेरिवेटिव फाइंड करें तो वो उस रैंडम वेरिएबल के डेंसिटी फंक्शन के बराबर होता है। तो इस रैंडम वेरिएबल का जो CDF है वो यहाँ पे देखें कैपिटल F y लिखा हुआ है,
और हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो अगले स्टेप में देखें, हमने जो पिछली स्लाइड में एफ ऑफ वाई की जो वैल्यू निकाली थी वो किसके बराबर आई थी, एफ एक्स ऑफ जी इनवर्स वाई के बराबर आई थी। तो हमने जो रैंडम वेरिएबल वाई का सी डी एफ है इसकी जगह वैल्यू पुट की तो ये इसके बराबर आई। और आप जानते हैं कि जहाँ पे जो इनवर्स लिखा हुआ है वो बेसिकली कैसे लिखा होता है जी, देखें एफ एक्स ऑफ एक्स ऐसे था। आप जानते हैं कि जी इनवर्स वाई एक्स के बराबर है, तो अगर हम उसको इस फॉर्मेट में लिखें तो ये डेरिवेटिव बन जाएगा एफ एक्स का। तो सी डी एफ का जो डेरिवेटिव होता है वो डेंसिटी फंक्शन के बराबर होता है। तो एफ एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो हमने यहाँ पर लिख लिया, ये किसके बराबर है, ये डेंसिटी फंक्शन के बराबर है। और जो ये एक्स है तो हम इसका भी डेरिवेटिव लेंगे, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है डी एक्स ओवर डी वाई। जो डी एक्स ओवर डी वाई है वो डेरिवेटिव ऑफ एक्स है विद रिस्पेक्ट टू वाई। इन दिस केस बिकॉज जी इज़ इंक्रीजिंग, तो आपको पता है जी इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो अगर ये जी इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट डेरिवेटिव एक पॉजिटिव नंबर होगा। तो इसलिए लास्ट लाइन में ये लिखा, वी कैन राइट डी एक्स ओवर डी वाई इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डी एक्स ओवर डी वाई, यानी कि ये एक पॉजिटिव नंबर होगा। अब केस 2 है, इसमें हम ये सपोज कर रहे हैं कि ये जो हमारे पास फंक्शन है जी एफ एक्स, ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो हम उसी तरीके से जैसे केस 1 में हमने सी डी एफ फाइंड किया था, इसी तरीके से यहाँ पे भी हम सी डी एफ फाइंड करेंगे और उसके बाद उसका डेंसिटी फंक्शन भी फाइंड करेंगे। तो देखें, हम सबसे पहले सी डी एफ फाइंड करेंगे इस फंक्शन का, वो पी ऑफ वाई इज़ लेस देन वाई के बराबर होता है। ये हम कर चुके हैं पिछली स्लाइड में। तो वाई की जगह जी ऑफ एक्स पुट किया, इसी तरीके से ये एक्स की वैल्यू निकाली, फिर ये इसके बराबर आ गया। ये बिल्कुल सेम है जैसे पिछली स्लाइड में था। तो अब देखें जो सी डी एफ है वो हम निकालेंगे, वो किसके बराबर आता है, वो 1 माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर आता है। यानी कि रैंडम वेरिएबल y का जो सी डी एफ है वो किसके बराबर है, 1 माइनस सी डी एफ ऑफ रैंडम वेरिएबल x के बराबर होता है। तो अगर हमें y का सी डी एफ नहीं पता तो हम 1 में से x का जो सी डी एफ है वो माइनस करेंगे, हमारे पास y का सी डी एफ आ जाएगा। ये एक तरीका आप जो है पिछले टॉपिक्स में जो हमने पढ़े हुए हैं उसमें देखा था। तो इसके बाद हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, ये जो फंक्शन आया ना हमारे पास नया, हमने इसका डेरिवेटिव लेना है टू फाइंड द डेंसिटी फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल y। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये देखें, पहली टर्म 1 है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और अगली टर्म का जो डेरिवेटिव यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये किसके बराबर आएगा, आप जानते ही ये हैं कि ये एफ एक्स है तो इसका डेरिवेटिव सी डी एफ का डेरिवेटिव हमारे पास डेंसिटी फंक्शन आ जाएगा एक्स का। और चूंकि ये एक्स के बराबर है, ये जो टर्म है ये एक्स के बराबर है जी इनवर्स वाई, तो इसका डेरिवेटिव भी जहाँ पे आ जाएगा डी एक्स ओवर डी वाई। तो ये सारा कुल मिला के जहाँ पे हमारे पास आ गया। तो देखें यहाँ पे ये नेगेटिव साइन भी आ रहा है, तो आपने इसको भी कंसीडर करना है, ये नेगेटिव साइन। पिछली स्लाइड में हमने ये देखा कि हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल y का सी डी एफ आया था उसमें एक अलामत माइनस की साथ थी, तो वो जो जवाब आ रहा था वो नेगेटिव था। तो चूँकि जी हमारे पास डिक्रीजिंग फंक्शन है तो उसका जो डेरिवेटिव होगा वो एक नेगेटिव नंबर होगा। आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है, फंक्शन इंक्रीज़ कब करता है, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, मैक्सिमा मिनिमा, ये जो टॉपिक्स हैं, तो अगर आपको उन टॉपिक्स की समझ है तो आप समझ जाएंगे कि अगर हमारे पास फंक्शन डिक्रीजिंग हो तो उसका डेरिवेटिव नेगेटिव होता है और अगर फंक्शन इंक्रीजिंग हो तो उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है। तो मैंने यहाँ पे भी आपको ये दो बातें बता दी हैं, तो अगर आपको वो टॉपिक समझ नहीं है तो आपको जस्ट ये दो बातें याद रखनी है। जहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो नेगेटिव डी एक्स ओवर डी वाई है वो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डी एक्स ओवर डी वाई है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी हमारे पास जो x है, सपोज़ किया हमारे पास x है, अगर हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें तो वो किसके बराबर होती है, जमा
माइनस एक्स के बराबर होती है। तो जमा वाला केस तो हमने पहले नंबर पे पढ़ा था और नफ़ी वाला केस यहाँ पे पढ़ा, इसलिए आप कह सकते हैं इक्वेशन 1 इज़ ट्रू इन बोथ केसेस। और अब हमारे पास जो डी एक्स और डी वाई आया, जो किसके बराबर है, देखें एक्स हमारे पास किसके बराबर होता है जी, एक्स जी इनवर्स वाई के बराबर होता है। इस एक्स की जगह यहाँ पे वैल्यू पुट की है और उसको कहा गया है ये जैकोबियन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन है। जो ट्रांसफॉर्मेशन जहाँ पे हुई है उस ट्रांसफॉर्मेशन का ये जैकोबियन है। और इन मोस्ट मैथमेटिकल एरियाज ये जो जैकोबियन है जिसको हम जे से शो करते हैं इज रेफर टू एज द जैकोबियन ऑफ द इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। देखें यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू है वो जी का इनवर्स है, तो हम इस जैकोबियन को कहते हैं कि ये इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन का जैकोबियन है।